नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बली कुंडली के लक्षण। कैसे हम ये पहचान करें कि हमारी कुंडली कितनी बली है, कितनी मजबूत है, या ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये कुंडली बली है या कमज़ोर है। कुंडली को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, सबसे पहले आज हम उसकी बात करेंगे। देखिए, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा समय ख़राब चल रहा है, जबकि मुझे कई ज्योतिषियों ने कहा है, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, धन योग हैं, आपकी जॉब भी लगेगी, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा समय अभी भी ख़राब है। देखिए, समय का निर्धारण हम ज्योतिष में दशाओं से करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ऐसी दशा चल रही है जो आपके कुंडली के हिसाब से सपोर्टिव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चाहे कितने भी योग कुंडली में दिए हों, चाहे आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे अच्छे योग हों, उसके बाद भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप कितने भी एफर्ट्स करें, कितना परिश्रम करें, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको वो फल नहीं मिलेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपको मिलने चाहिए। उसका एक कारण है कि आपकी जो दशा है, जिसको हम ज्योतिष में दशा का नाम देते हैं, आप उसे समय बोलते हैं, कि आपकी दशा जो है वो आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, आपके लिए फेवरेबल दशा नहीं है। अब ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके आधार पर हमें कहते हैं कि ये दशा आपके लिए फेवरेबल नहीं है। देखिए, हम दो ग्रुप में ग्रहों को डिवाइड कर सकते हैं। एक अशुभ ग्रह यानी नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की बात करूं, और एक तरफ शुभ ग्रह जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। अब नैसर्गिक अशुभ ग्रहों में अगर मैं लूं तो राहु, मंगल, केतु, शनि, ये चार ग्रह हैं जो नैसर्गिक अशुभ ग्रहों में आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अशुभ होता है राहु, शनि और केतु। इनको हम अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं नैसर्गिक शुभ ग्रहों की, तो उसमें हम सबसे शुभ ग्रह मानते हैं गुरु को, शुक्र को, बुध को और चंद्रमा जो बली हो। चंद्रमा बली कैसे होता है उसकी बात मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। लेकिन इस तरह से हम अपने ग्रहों को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, और इधर बुध, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति। अब रह गया सूर्य। सूर्य जो है वो ना शुभ होता है ना अशुभ होता है, वो एक क्रूर ग्रह होता है। सूर्य को हम शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखेंगे, अशुभ ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन सूर्य जो है वो पूरी तरह से शुभ कब होता है इसकी बात भी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर अशुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, जैसे राहु की या केतु की या शनि की, तो नेचुरली आपका समय खराब होगा। चाहे राहु कहीं भी बैठा हो, बहुत से विद्वान ऐसा कहते हैं कि राहु 3, 6, 11 में बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन उस राहु के अंदर जो अंतर्दशाएं आएंगी जिन जिन ग्रहों की, उसके हिसाब से राहु की महादशा के फल परिवर्तित होते रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो महादशा चल रही है, जैसे राहु की महादशा 18 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को मिली है, तो 18 वर्ष उसके लिए एक से नहीं गुजरेंगे। उस राहु की महादशा में जिन जिन ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी, उसके हिसाब से राहु अपनी दशा का फल देगा। जैसे राहु में सबसे पहले राहु आएगा, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं होता। राहु बहुत अच्छा समय नहीं होता। राहु कहीं भी बैठा हो, चाहे आपके लगन में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में राहु की दशा बहुत अच्छी हम नहीं मानते। यानी जिस ग्रह की महादशा चल रही है, उसी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा अपना फल अच्छा नहीं देती है। अब राहु के बाद आता है फिर राहु में बृहस्पति। राहु में बृहस्पति के फल ठीक ठाक होते हैं, बहुत अच्छे नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक होते हैं। अगर आपका बृहस्पति वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छी स्थिति में है, जैसे कि बृहस्पति जो है वो आपके केंद्र में है, त्रिकोण में है, उच्च का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, या शुभ वर्गों में है, या शुभ नवांश में है, या शुभ कर्तरी में है, अगर इस तरह से आपका गुरु बैठा है, तो राहु में गुरु की दशा अच्छे फल देगी। उसके बाद आती है शनि की दशा। राहु में शनि अमूमन बहुत अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि राहु में शनि की दशा में मैंने कई बार देखा है कि लोग आत्महत्या तक का विचार मन में लाने लगते हैं। उनके अंदर मानसिक परेशानियां बहुत अधिक बढ़ने लगती हैं। राहु में शनि जब भी आता है, व्यक्ति को मानसिक तौर पर बिल्कुल झकझोर के रख देता है। ऐसा व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता है। उसको एक जगह बैठाओगे वो वहाँ नहीं बैठेगा, उसका मन नहीं टिकेगा कहीं भी, किसी भी काम में मन स्थिर नहीं होता है उसका मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि दशा राहु में शनि की है।
और अगर ये राहु और शनि पंचम भाव से या चंद्रमा से संबंध बना लें तो ये स्थिति और ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा पर राहु या शनि अपना प्रभाव देंगे, यानी चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठा होगा या शनि से दृष्ट होगा, तो ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। मन में तरह तरह के गलत विचार उसके हर समय आते रहेंगे। उसको नींद आने में बड़ी परेशानी होती है। उसका मन कभी भी स्थिर नहीं होता। मन किसी एक चीज़ में नहीं लगता। मन में हमेशा बेचैनी, घबराहट, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। ऐसे ही राहु और चंद्रमा यदि एक साथ बैठ जाएं तो मन पर एक ग्रहण लग जाता है। ऐसा व्यक्ति भी मन में तरह तरह की कल्पनाएं करता रहता है। कम से कम 100 प्लान उसके दिमाग में हर समय चलते रहते हैं, लेकिन वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, और अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो उसका रिजल्ट भी उसके फेवर में नहीं आएगा। तो ये सब दशाओं का खेल है। अगर दशा फेवरेबल नहीं चल रही है तो आपका समय फेवरेबल नहीं होगा, चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों न दिए हों। शनि के बाद आता है बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल। जब भी किसी ग्रह की महादशा में अंतिम ग्रह की अंतरदशा आएगी, जैसे राहु में मंगल ग्रह की दशा अंतिम अंतरदशा मानी जाती है राहु में, तो वहाँ पर एक समय बदलाव की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पर राहु की महादशा समाप्ति की ओर है और एक नई महादशा आपके जीवन में आने वाली है। राहु के बाद गुरु की महादशा आती है, अमूमन अच्छे फल देती है अगर गुरु आपका बहुत अच्छी स्थिति में है तो। लेकिन गुरु अगर नीचस्थ हैं या कमज़ोर है, अब कमज़ोर कैसे हैं? कमज़ोर का मतलब क्या है कि वो पाप कर्तरी में हैं, 6, 8 या 12 भावों में हैं, या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, या छठे, 8वें और 12वें के स्वामियों से दृष्ट हैं, या वो वर्गों में बहुत अशुभ स्थिति में हैं, या फिर उसका मान, उसकी डिग्री बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम ग्रहों को कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, अगर वो कुंडली में बली हो जाए और केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो कुंडली के बहुत सारे दोषों को ठीक कर सकता है, ठीक कर देता है। लेकिन अगर वही गुरु कमज़ोर हो गया है, अशुभ हो गया है, तो वही गुरु जो है वो आपको सीधा आसमान से धरती पर ले आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप देख सकते हैं अपनी कुंडलियों में, अगर गुरु आपका अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं गुरु की दशा हमेशा अच्छे फल देती है, ऐसा नहीं है। गुरु की दशा में गुरु कभी कभी मारक का काम करता है। गुरु अगर दूसरे घर में बैठ जाए और वहाँ से वो अष्टम भाव को देखता है, गुरु की दृष्टि को हम अच्छा मानते हैं, लेकिन कभी कभी गुरु मार्कत्व ले लेता है। अगर दूसरे घर में बैठेगा, दूसरे घर में जो भी प्लेनेट या जो भी ग्रह बैठेगा वो मार्कत्व ले लेगा, अर्थात वो मारक का काम करता है। तो चाहे गुरु ही क्यों ना हो, गुरु भी वहाँ मार्कत्व लेकर मारक ग्रह का काम करने लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से दशाओं का जो खेल है वो हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे योग हों, कुछ भी हो, लेकिन अगर दशा हमारी फेवरेबल नहीं चल रही है तो हमारा समय ठीक नहीं है। हम चाहे कितने भी ज्योतिषियों से मिल लें, ज्योतिषी कहे आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपकी दशा आपको फेवर नहीं करेगी। हाँ, अगर कुंडली में कोई फेवरेबल दशा आ जाती है, फेवरेबल दशाएं कौन सी होती हैं? जैसे लगन के स्वामी यानी लग्नेश की दशा हो, या चतुर्थ के स्वामी चतुर्थेश की दशा हो, या सप्तमेश की दशा हो, पंचमेश की दशा हो, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश होता है, नवम भाव के स्वामी यानी भागेश की दशा हो, या दशम भाव के स्वामी दशमेश की दशा हो, या एकादश भाव के स्वामी एकादशेश की दशा हो, ये दशाएं अच्छा फल देती हैं। 6, 8 और 12 भावों के स्वामी की दशाएं बहुत अच्छा फल नहीं देती, क्योंकि कुंडली को मजबूत करने का एक मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ। कुंडली मजबूत कैसे होती है? यदि आपके सभी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हैं, अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में हैं और 8वां और 12वां भाव खाली हैं, तो आपकी कुंडली बली मानी जाएगी। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर कुंडली में सभी ग्रह आपके केंद्र या त्रिकोण में बैठे, यानी कि पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में या 5वें में और 9वें में, अगर इन भावों में आपके सभी ग्रह बैठे हैं और अशुभ ग्रह का मतलब राहु, केतु, शनि और मंगल, यदि ये चारों में से कोई भी ग्रह तीसरे में, छठे में या 11वें घर में बैठा है, तो ये अच्छी कुंडली मानी जाती है। 8वां घर और 12वां घर खाली होना चाहिए। अगर 8वें घर में कोई ग्रह बैठता है तो उसके फल नगण्य हो जाते हैं। नगण्य का मतलब वो फल देने की क्षमता खो देता है अपनी, बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता। जबकि 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह सीधा धन भाव को देखता है, दूसरे घर को देखता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो धन मिलता है वो बहुत धीरे धीरे और बहुत परिश्रम के बाद मिलता है।
ख़ास तौर से अगर दूसरे घर का स्वामी 8वें घर में आ जाए, 8वें घर में आके वो अपने घर को पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि से देखेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर धन की कमी रहेगी, धन का अभाव बना रहेगा। धन आता तो रहेगा लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी, उसको आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बलि कुंडली के लक्षण जो बताए हैं कि अगर आपकी दशा फेवरेबल नहीं है तो आपका समय ख़राब चल रहा है। जब तक आपकी दशा आपको फेवर नहीं करेगी, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं या जो हम डिज़र्व करके चलते हैं। इसके लिए दशा का फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ता है, जैसे बीमारियाँ या शत्रुओं उसके बहुत सारे हो जाते हैं, उसको कदम कदम पर शत्रुओं को झेलना पड़ता है, बीमारियों को झेलना पड़ता है, कोई लॉस हो जाता है, कोई नौकरी चली जाती है, किसी बिजनेस में घाटा लग जाता है या कोई और अनहोनी घटना घट जाती है। ये सब अशुभ ग्रहों की दशाओं की वजह से होता है। अगर ऐसी कोई भी दशा आपके ऊपर चल रही हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको उससे बचने के उपाय करने चाहिए। उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ, वैदिक मंत्र या कोई जप या कोई दान, इस तरह का कोई भी उपाय करके आप उस ग्रह की दशा के नेगेटिव यानी नकारात्मक फलों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको फिर से एक नई जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।